हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, तैयार हैं एकदम एक नया एक्ट सीखने के लिए? देखिए, चॉइस नहीं है मैडम हमारे पास, हमको तो पढ़ना ही है, करेक्ट बात है। तो अभी आज का हमारा टॉपिक है, उसका नाम है सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड बहुत ही पुराना है, ईयर देखेंगे तो पता चल जाएगा 1908 में आ गया था। तो यू कैन सी कि बहुत ही पुराना एक्ट है हमारा ये। ठीक है जी। नाउ द पॉइंट इज, सिविल प्रोसीजर कोड हमको क्या सिखाने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको आई गेस ये पता होगा कि यहाँ पे बात कम कर रहे हैं सूट्स की। दैट मीन्स इमेजिन करिए कि कोई केस चल रहा है, अ ट्रायल इज गोइंग ऑन एंड यू आर सिटिंग इन द कोर्ट रूम। ठीक है जी। आप कहाँ बैठे हैं? हाँ बैठे हैं आप लोग अभी, नॉट इन द क्लासरूम बट इन द कोर्ट। ठीक है। तो हम सारा का सारा वही सारे टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि ऑर्डर हुआ, जजमेंट हुआ, अपील्स हुई, यही सारी बातें कोर्ट रिलेटेड जो हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ सिविल प्रोसीजर कोड स्टार्ट करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये चैप्टर का बेसिकली कवरेज कितना है। लाइक अगर मैं बात करूं फैक्ट्री की, तो फैक्ट्री पे कौन सा एक्ट लगता है बताओ मुझे? मैम फैक्ट्री पे तो बहुत सारे एक्ट लगते हैं, ठीक बात है, बट सबसे पहले हमको बेसिक बात ये पता होनी चाहिए कि अगर कोई फैक्ट्री है तो दैट विल बी गवर्न्ड बाय फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ये बात क्लियर है ना? फैक्ट्री पे कौन सा एक्ट लगेगा? फैक्ट्रीज एक्ट लग जाएगा। सेम वे अगर आपका कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उस पर कौन सा एक्ट लगता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है मैडम, ये बात तो समझ आई। तो सेम वे यहाँ पे मैं आपको जो सिखाना चाह रही हूँ वो ये कि सूट्स जो होते हैं, जो हमारे केस होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। सूट को अगर मैं कैटेगरी लगाऊं तो मेरे पास दो टाइप के सूट आते हैं। पहला होता है सिविल सूट और दूसरा होता है क्रिमिनल सूट। क्रिमिनल सूट, ठीक है जी, सिविल सूट और क्रिमिनल सूट। अभी हमको ये समझना है कि दोनों के ऊपर कौन से एक्ट लगते हैं। सिविल सूट्स की अगर मैं बात करूं, सिविल सूट्स की मैं बात करूं तो सिविल सूट्स पे लगता है सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में इसको सीपीसी भी बोलते हैं। तो सिविल सूट्स बेसिकली गवर्न्ड बाय सीपीसी, दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड 1908। जबकि क्रिमिनल सूट्स की बात करूं, ये हम आज पढ़ेंगे, और क्रिमिनल सूट्स पे जो लगता है वो लगता है सीआरपीसी, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, बहुत ही सिंपल है। किसी को कोई कंफ्यूजन ये समझने में? कोई एनी कंफ्यूजन? ये दोनों सेपरेट चैप्टर्स हैं, आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं, कमिंग लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब हम सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ रहे हैं देन डेफिनेटली इट विल कवर ओनली द सिविल सूट्स। ठीक है ना? क्रिमिनल सूट्स को ये कवर नहीं करेगा। मैम आपने ये तो बताया ही नहीं कि डिफरेंस क्या है सिविल सूट्स में और क्रिमिनल सूट्स में। मैंने कभी डिफरेंस को अभी तक डिस्कस नहीं किया। हाँ जी, मैंने डिफरेंस डिस्कस नहीं किया, बट उसके पीछे ना एक रीजन है। आज अभी हम ये चैप्टर पढ़ ले, उसके बाद जब हम अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे तब आप बेसिकली कंपेयर कर पाओगे और आपको क्लैरिटी आएगी कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिविल सूट्स एंड द क्रिमिनल सूट्स। अभी हम डिस्कशन करेंगे तो थ्योरेटिकल लगेगा, क्लैरिटी नहीं आएगी। तो एक बार एक लेक्चर तक वेट करिए। इन द कमिंग लेक्चर जब हम सीआरपीसी डिस्कस करेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डिस्कस करेंगे, देन मैं आपको स्पेसिफिकली क्लैरिफिकेशन बताऊंगी कि कब एक सूट सिविल सूट होता है और कब एक सूट क्रिमिनल सूट होता है। इज दिस ओके? इतनी बात में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। नहीं कंफ्यूजन है? चलिए, तो आज के बाद हमको पता रहा कि सूट में दो टाइप के सूट आते हैं। आज का हमारा जो पोर्शन है दैट इज द सीपीसी। इज दिस ओके? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हमने ये डिस्कस कर लिया कि हमको आज सीपीसी डिस्कस करना है। अगला सवाल आता है कि हम लॉ पढ़ें पहले, कि कोई भी लॉ होता है तो लॉ में किस टाइप के पार्ट्स होते हैं। चलिए, सबसे पहले सीपीसी में आप ये देख लीजिए, सीपीसी क्या है? जनरल लॉ है। सीपीसी क्या है? इट इज अ जनरल लॉ। अगर मैं डायरेक्ट सीपीसी की बात करूं तो ये एक जनरल लॉ है, और ये लॉ किससे रिलेटेड है? रिलेशन किससे है? रिलेटेड टू सिविल सूट्स। ठीक है मैम, जनरल लॉ है, रिलेटेड टू सिविल सूट्स है, ये भी समझ आया। नाउ अगर वर्ड लॉ को पकड़े, अगर मैं सिर्फ लॉ की बात करूं तो लॉ में भी दो कैटेगरी होती है। ठीक है,
एंड नॉट ओनली दिस लॉ, हम इन जनरल बात कर रहे हैं, कोई भी लॉ में दो कैटेगरी होती है। कौन सी दो कैटेगरी होती है? देखिए, लॉ बेसिकली हमारे डिवाइडेड है, एक तो सब्सटैंटिव लॉ और एक प्रोसीजरल लॉ। लॉ किस में डिवाइडेड है? सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। चाहे तो इसका प्रेजेंटेशन ऐसे कर लीजिए लेफ्ट राइट, आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जनरल लॉ है, एक पार्ट, इसके दो पार्ट है, एक पार्ट मैं यहां डिस्कस करूंगी, दूसरा पार्ट यहां डिस्कस करूंगी। तो पहला पार्ट है मेरा सब्सटैंटिव लॉ, ठीक है, नाम लिखिए फिर एक्सप्लेन करती हूं। सब्सटैंटिव लॉ। और दूसरा है मेरा प्रोसीजरल लॉ। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन अभी तक? सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना सेक्शन नंबर के टर्म्स में चलते हैं। जैसे 1 2 3 आप हमेशा सेक्शंस पढ़ते हो ना, बहुत सिंपल है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शंस नहीं चलते हैं, वहां पे दे टॉक इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल नंबर। वहां पे कैसे बात करते हैं? आर्टिकल नंबर में बात करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सब्सटैंटिव लॉ में तो सेक्शन चलते हैं। सब्सटैंटिव लॉ में क्या चलते हैं? सेक्शन के टर्म्स में बात होती है। एंड दे हैव गॉट 158 सेक्शंस। मैम क्या हमको 158 सेक्शंस पढ़ने हैं? नहीं, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जो बेसिकली टोटल लीगल लाइन में है उनको डेफिनेटली सब पढ़ना पड़ेगा, हमारे लिए बहुत ही छोटा सा पोर्शन यहाँ पे कवर्ड है। तो इन ऑल अगर देखा जाए तो 158 सेक्शंस है यहाँ पे। जबकि अगर मैं प्रोसीजरल लॉ की बात करूं, इफ यू टॉक अबाउट द प्रोसीजरल लॉ, तो यहाँ पे प्रोसीजरल लॉ बात करता है ऑर्डर्स के टर्म्स पे, नॉट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर। ये बात समझ आती है? प्रोसीजरल लॉ ऑर्डर के टर्म्स में बात करता है, सेक्शन नंबर के टर्म्स में बात नहीं करता। तो यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर्स है, यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास 51 ऑर्डर्स अवेलेबल है। कितने हैं? 51 ऑर्डर्स। इज दिस ओके? इतना प्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। कोई दिक्कत है यहाँ पे तो मुझे बताइए। अगर नहीं इश्यू है तो हम आगे डिस्कस करते हैं कि सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है और प्रोसीजरल लॉ क्या होता है। देखो, एज द नेम सेज सब्सटैंटिव लॉ, यानी इट टॉक्स अबाउट द सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है, इश्यू क्या है, डिस्प्यूट क्या है, सब्सटैंटिव लॉ ये बात करता है। ठीक है जी। अब जो इश्यू होगा, डिस्प्यूट होगा, उसके अगेंस्ट में ये बेसिकली क्या करेगा? डिसीजन देगा। ठीक है ना, ये हमको बताएगा किसी भी जज को कि कैसे डिसाइड करना है। डिसीजन लेने पे क्या होगा? एक पार्टी को राइट दिया जाएगा कि हाँ जी ये तुम्हारा हक है, और दूसरी पार्टी के ऊपर क्या आएगा? ऑब्लिगेशन आएगा कि यस दिस इज योर ऑब्लिगेशन। इतनी बात समझ आती है? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? कोई कंफ्यूजन है आप तक की बात पे तो बताइए। तो सब्सटैंटिव लॉ बेसिकली बात करता है सब्सटेंस की, ठीक है ना। तो वहां पे मेन मुद्दा क्या है, इश्यू क्या है, डिस्प्यूट क्या है, इसकी बात होती है। और डेफिनेटली ये डिवाइडेड है किसमें? सब्सटैंटिव लॉ 158 सेक्शंस है, वो बात ठीक है, बट एक्चुअली ये क्या करता है? ये बताता है राइट एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द डिस्प्यूट। क्योंकि कोई डिस्प्यूट है तो मेन मुद्दे पे ये डिसीजन देता है, सब्सटैंटिव बात करता है, सब्सटेंस पे बात करता है, इसीलिए एक पार्टी के राइट बताएंगे, एक के ऑब्लिगेशंस। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, ये मैं डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ सब्सटैंटिव लॉ का। तो सब्सटैंटिव लॉ बेसिकली क्या करता है? इट डिटरमाइंस द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, डिटरमाइंस rights and obligations of parties of dispute. Parties related to dispute होगा बेसिकली। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? It determine rights and obligations of parties related to dispute. चलिए ठीक है मैडम, ये बात समझ आई। और यहाँ पे प्रोसीजरल लॉ एज द नेम सेज बात करता है प्रोसीजर की। अब प्रोसीजर कोई भी क्यों आता है? भाई कोई चीज आपको करवानी है, कोई एक्टिविटी करवानी है तो उसका एक सर्टेन प्रोसीजर है। एक आप लोग एग्जाम देते हो, ठीक है जी, तो एग्जाम देना इज अ एक्टिविटी। हाँ,
और वो प्रोसीजर के थ्रू क्या होता है, आप बेसिकली फॉर्म भरते हो, एप्लीकेशन भरते हो, ड्राफ्ट बनवाते हो, सबमिट करते हो, दिस इज ऑल द प्रोसीजरल पार्ट। तो मेन एक्टिविटी के नीचे आता है आपका प्रोसीजरल पार्ट। तो सेम वे प्रोसीजरल पार्ट इज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टी, यानी ये मेन एक्टिविटी है इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है ना। कोई भी प्रोफेशनल डिग्री लेना है तो वो हमारा मेन क्या हो गया, दैट इज अवर मेन सब्सटेंस, और उसको एग्जीक्यूशन के लिए, उसके एनफोर्समेंट के लिए जो होगा प्रोसीजर, उसको बोलेंगे प्रोसीजरल लॉ। इसीलिए देखो लिखा हुआ है प्रोसीजरल लॉ, बेसिकली इट प्रिस्क्राइब्स द प्रोसीजर फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट एंड ऑब्लिगेशंस। तो ये डिटरमाइन करता है, जो वर्ड ध्यान रखना है वो ये कि ये डिटरमाइन करता है, जबकि ये प्रोसीजर बताता है। प्रिस्क्राइब्स prescribe procedure for enforcement of rights and obligations, ठीक है जी। prescribes procedure for enforcement of rights and obligations of parties. is this okay? कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? prescribes procedure इन्फोर्स कराने के लिए, जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है इनको इन्फोर्स कराने के लिए जो प्रोसीजरल पार्ट है वो आता है प्रोसीजरल लॉ में। कोई दिक्कत इसको समझने में अभी तक? एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? बताइए, कोई दिक्कत आती है? चलिए, अब एक और बात ध्यान रखनी है कि मैम ये सब्सटेंटिव लॉ पे मान लीजिए कोई चेंज करना है, कोई अमेंडमेंट लाना है, तो क्या कोर्ट ला सकती है? क्या हमारे जो ऑनरेबल जज साहब हैं, क्या ये जज साहब कुछ चेंज कर सकते हैं? नहीं। ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं दिखा रही हूँ आपको। ये पूछा है कि अल्टीमेटली अगर यहाँ पे कोई अमेंडमेंट लाना है तो वो इज द अथॉरिटी जो अमेंडमेंट ला सकती है। तो ध्यान रखिएगा, सब्सटेंटिव लॉ बात कर रही हूँ, सब्सटेंटिव लॉ की। तो सब्सटेंटिव लॉ बेसिकली अमेंडेड कैन बी अमेंडेड ओनली बाय पार्लियामेंट। सिर्फ पार्लियामेंट के थ्रू आप इसमें अमेंडमेंट ला सकते हो। कैन बी अमेंडेड ओनली बाय पार्लियामेंट, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी लाइन है। और किस रिस्पेक्ट में है? दिस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सटेंटिव लॉ, ठीक है जी। अच्छा, अगर प्रोसीजरल लॉ में कोई चेंज लाना है, प्रोसीजरल लॉ में चेंज लाना है तो भी बेसिकली पार्लियामेंट का वेट करें क्या? देखो, जब भी लॉ का क्वेश्चन आता है ना तो हमेशा पार्लियामेंट, क्योंकि कोई भी लॉ कैसे आता है बताओ मुझे, कैसे कोई लॉ बेसिकली इनैक्ट किया जाता है? एनीबडी हैज गॉट एनी आइडिया? देखो, लॉ इनैक्ट करने का मतलब है पार्लियामेंट के थ्रू बेसिकली वो आता है, ठीक है जी। तो अगर उसमें कोई चेंज करना है तो वो भी पार्लियामेंट के थ्रू ही होगा। बट ध्यान रखना है, प्रोसीजरल लॉ बेसिकली क्या करता है, उसके इन्फोर्सेबिलिटी की बात करता है। तो अभी कोर्ट्स क्या बोलती है कि देखो सरकार जी, आपने लॉ बनाया, हमने पढ़ा, अब उसको इन्फोर्स कराने का काम किसका होता है? कोर्ट्स का होता है। तो अगर कोई प्रोसीजर कोर्ट को नहीं ठीक लग रहा है, कोर्ट को उसको चेंज करना है, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो कोर्ट के पास होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? कोर्ट ये बोलती है कि अगर इन्फोर्सेबिलिटी के लिए भी अगर आपकी परमिशन चाहिए, कोई भी चेंज करना है, तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। हम लोग यहाँ बैठे हैं, अल्टीमेटली हम लोग का काम है, अब थोड़ा बहुत तो फ्लेक्सिबिलिटी हमको भी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब प्रोसीजर्स में अमेंडमेंट करना होगा, अगर यहाँ कुछ अमेंडमेंट करना है, दैट शुड बी डन बाय हाई कोर्ट ओनली, ठीक है ना। तो इट कैन बी अमेंडेड, ओनली बाय हाई कोर्ट, कैन बी अमेंडेड ओनली बाय हाई कोर्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये नहीं है कि अगर यहाँ पे कोई प्रोसीजरल पार्ट पे भी चेंज करना है तो पार्लियामेंट का दरवाजा खटखटाओ, क्योंकि पार्लियामेंट में कोई भी चीजें करने में टाइम बहुत लग जाता है। और एनफोर्सेबिलिटी का काम किसका होता है? कोर्ट्स का। इसीलिए कोर्ट्स बोलती है कि अगर कोई चेंज करना है तो चेंज शुड बी डन ओनली बाय द हाई कोर्ट। इस चार्ट को बहुत ध्यान से बनाइएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है। सीपीसी क्या है? जनरल लॉ है। जनरल लॉ रिलेटेड टू सिविल सूट। ध्यान रखना है, दिस इज रिलेटेड टू सिविल सूट एंड नॉट क्रिमिनल सूट, पहली बात, ठीक है मैडम। फिर अगर मैं लॉ की बात करूं तो लॉ के सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, हमारे ये दो बेसिकली पार्ट बनते हैं।
सब्सटैंटिव लॉ में सेक्शंस, ऑर्डर्स ये डिस्कस कर लिया, ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, और चेंजेस कैसे आना है, ये सारा डिस्कशन किया। इसको क्विकली नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे तो पूछिए। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ हम 3 टर्म्स डिस्कस करेंगे। अभी हम 3 टर्म डिस्कस करेंगे, डिग्री, ऑर्डर और जजमेंट। तीनों में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग बेसिकली डिफरेंस बिटवीन डिग्री, ऑर्डर एंड जजमेंट। चलिए 3 अलग अलग सेक्शंस बताएंगे। डिग्री, ऑर्डर एंड जजमेंट। ओके जी, चलिए डिग्री कहाँ डिफाइंड है, ये तीनों टर्म्स बेसिकली डिफाइंड कहाँ है, सिविल प्रोसीजर कोड में, ठीक है जी। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं डिग्री की। कहाँ मेंशन्ड है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि ये कहाँ दिया हुआ है। एज वी ऑल नो सेक्शन नंबर 2, ऑलमोस्ट 90% एक्ट में ये बात एप्लीकेबल होती है कि सेक्शन नंबर 2 कंटेन्स द डेफिनेशंस, ठीक है जी। सेक्शन 2 में क्या आता है, डेफिनेशंस आती हैं। तो ध्यान दीजिए, आपका डिग्री दिया हुआ है सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 2 में, ठीक है। 2 क्लॉज 2 में दिया हुआ है डिग्री। ऑर्डर की अगर हम बात करें तो 2 क्लॉज 14 में दिया हुआ है हमारा ऑर्डर। और इफ वी टॉक अबाउट द जजमेंट देन इट इज गिवन इन 2 क्लॉज नंबर 9। ये कौन से सेक्शन 2 क्लॉज 2 ये कौन से एक्ट का है, ये सब कौन से एक्ट के हैं, ये हैं हमारे सीपीसी के, ठीक है। आप शॉर्ट में सीपीसी बोलोगे तो समझ आएगा ना। तो दिस इज एक्चुअली सेक्शन नंबर्स ऑफ सीपीसी, ठीक है मैडम, ये बात समझ आई। अभी देखिए डिग्री की अगर मैं सिर्फ बात करती हूँ तो डिग्री क्या होता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन which conclusively determines the rights of the parties with regards to any or all of the matters in controversy. Formal expression of adjudication, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि डिग्री कभी भी डिसीजन नहीं होता है, ठीक है। डिग्री कभी भी डिसीजन नहीं होता है। तो यहाँ पे डिग्री क्या होता है, लिख लेते हैं, फॉर्मल एक्सप्रेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। कंटिन्यू कंक्लूसिवली क्या डिटरमाइन करता है, जो डिटरमाइन करता है राइट ऑफ पार्टीज, डिटरमाइन करता है राइट्स ऑफ पार्टीज, ठीक है जी। अब डिग्री बेसिकली 2 तरह की हो सकती है, इट मे बी प्रिलिमिनरी, इट मे बी फाइनल, ठीक है ना। डिग्री कितने तरह की हो सकती है, 2 तरह की हो सकती है। तो अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री में मेरे पास 2 टाइप की आएंगी, प्रिलिमिनरी और फाइनल। ध्यान रखना है डिग्री कभी भी डिसीजन नहीं होता है, बस एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है एडजुडिकेशन का, जो कि राइट्स पार्टीज के डिटरमाइन करता है। प्रिलिमिनरी और फाइनल 2 टाइप की होगी। प्रिलिमिनरी का मतलब क्या हुआ, सूट अभी फाइनल डिस्पोज ऑफ नहीं किया है। देखो सूट चल रहा है केस में, ठीक है ना, केस इज स्टिल गोइंग ऑन, फाइनली उसको डिस्पोज ऑफ अभी तक नहीं किया है, बट इन बिटवीन आपका कोई एक चीज पे बेसिकली क्या आता है, अगर एक्सप्रेशन आता है एडजुडिकेशन का, फॉर्मल एक्सप्रेशन आता है कि हाँ ये बात तो ठीक है इनकी, तो लाइबिलिटी तो बनती है। बाकी डिसीजन नहीं आया कि कितनी बनती है, क्या बनती है, और बाकी चीजें नहीं आई है, बट देन अगर एक ही एक्सप्रेशन आ गया तो उसको हम डिग्री बोलेंगे। ये होगा हमारा प्रिलिमिनरी डिग्री, यानी वेयर द केस इज नॉट फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ। तो ये कहाँ, प्रिलिमिनरी का मतलब क्या हुआ, वेयर
सूट इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ, where सूट इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ, अभी जो है सूट आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, जबकि फाइनल डिग्री का मतलब क्या हो गया, सूट डिस्पोज ऑफ हो चुका है। सूट इज दिस ओके? कोई कंफ्यूजन है इसको समझने में तो मुझे बताइए। तो ध्यान रखना है डिग्री फॉर्मल एक्सप्रेशन है जो कि राइट्स डिटरमाइन करती है पार्टीज के, और ध्यान रखना है ये कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती है, कंक्लूसिवली, ठीक है ना, ये कंक्लूसिवली राइट डिटरमाइन करती है। दो टाइप का देख लिया हमने। इट मे बी नोटेड दैट टर्म डिग्री डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग, डिग्री में क्या चीजें नहीं आती है वो और पढ़ लेते हैं। एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज और एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, यानी जहां पे भी अपील वाली बात आती है वहां पे बेसिकली डिग्री आपकी फॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं आ सकता है। दूसरा, एनी ऑर्डर और डिसीजन ऑफ द डिसमिसल ऑफ द सूट फॉर डिफॉल्ट, ठीक है ना, यानी कोई पर्टिकुलर सूट डिसमिस कर दिया गया है, एनी सूट इज डिसमिस, तो फिर वहां पे आपकी डिग्री नहीं आ सकती है। अब अगला क्वेश्चन दिमाग में जो आ रहा होगा कि मैम कोई पर्टिकुलर सूट कब डिसमिस करते हैं, कोई पर्टिकुलर सूट कब डिसमिस करते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको समझ आ जाएगा कि यस इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन अ सूट विल बी डिसमिस्ड, ठीक है ना। आपने इसको ठंडे बस्ते में रख दिया, इन दैट केस उस पर डिग्री भी नहीं आ सकती है। जब डिसमिसल हो गया तो बातें खत्म हो गई है, ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, और एल्स हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन है, जबकि यहां मैं क्या लिखूंगी, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ कोर्ट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाता है, डिसीजन आ जाता है, तो ये हमारा बेसिकली क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन ऑफ कोर्ट। अभी कोर्ट कौन सी वाली होगी बताओ मुझे, सिविल कोर्ट होगी ना, सिविल कोर्ट ही होगी, ठीक है। विच इज नॉट अ डिग्री, ध्यान रखना है, जो कि डिग्री नहीं होगा। डिग्री सिर्फ एक चीज पे आएगा, ये फाइनली पूरा कंक्लूड करके सारी बातें सुन के जो फाइनल डिसीजन आता है दैट इज एक्चुअली द ऑर्डर, ठीक है। अभी ऑर्डर में भी क्या चीज हो सकती है, एज ए सेड कि केस डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, उससे पहले डिग्री आ सकती है इन द फॉर्म ऑफ प्रिलिमिनरी डिग्री। सेम वे ऑर्डर के केस में भी यही बात एप्लीकेबल होती है कि अगर आपका केस फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है, केस डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है, स्टिल इन बिटवीन अगर वो बहुत नेसेसरी होता है तो एक इंटरिम ऑर्डर आता है, ठीक है ना। इंटरिम ऑर्डर यानी केस पूरा खत्म नहीं हुआ, फाइनल डिसीजन नहीं आया, बट उससे पहले एक बात पर डिसीजन आ गया, दैट इज द इंटरिम ऑर्डर। अभी इंटरिम मेरे और आपके समझने के लिए है, बट जो टेक्निकल वर्ड यूज हुआ है दैट इज इंटरलोकेटरी ऑर्डर। क्या लिखा हुआ है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर। तो यहाँ पे एक टर्म आता है इंटरलोकेटरी, यानी ऑर्डर को भी अगर हम देखें तो ऑर्डर में भी हमारे दो कैटेगरी हो गई, इंटरलोकेटरी और फाइनल, ठीक है। इंटरलोकेटरी और फाइनल, इंटरलोकेटरी का मतलब अभी केस आपका डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है, ये कभी आता है, where suit is not disposed of। obviously फाइनल तभी आएगा where suit is disposed of। कोई कंफ्यूजन अभी तक? इतने तक में कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, इसको नोट करिए, फिर मैं इंट्रोलेक्ट्री का एग्जाम्पल देती हूँ। इंट्रोलेक्ट्री का एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या हुआ, लेट्स से आपकी फ्रूट्स के एक ट्रक को लेके, कौन सा ट्रक, फ्रूट्स का, ठीक है ना, डिलीवर हो रहा था। अब उसको लेके बेसिकली उसके टाइटल को लेके फाइट हो गई कि ये बेसिकली देखो क्या हुआ, बहुत ध्यान से समझना, ये हमारा बेसिकली फार्मर कह लीजिए जो फ्रूट्स वाले इसमें लगा हुआ है।
अब होता क्या है ना, इसको डिलीवरी ए को भी करनी रहती है और बी को भी करनी रहती है। ये जो हमारा फूड का है ये ए को भी करता है और बी को भी करता है, ठीक है। अभी कोई डिलीवरी होनी थी फ्रूट्स की, पूरा माल भरा हुआ है, ठीक है। अब गलती क्या हो गई, वो अब गलती तो सिर्फ यही बता पाएगा फार्मर की भैया किसकी गलती है, बट अल्टीमेटली डिलीवर हो गया ए को, ठीक है। अब ए और बी देखते क्या है कि मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है, मार्केट में प्राइस जो है आपका बढ़ रहा है। तो दोनों केस में दोनों बेसिकली इन फ्रूट्स को अपना टाइटल बता रहे, इन फ्रूट्स के ऊपर अपना टाइटल बता रहे, अपना हक बता रहे कि ये तो हमारा माल है। बी वाला बोलता है कि ये तो उनका माल है। बात समझ आ रही है मेरी? तो अभी मुझे बताओ, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई क्राइम नहीं हुआ है, तो दिस इज अ सिविल सूट। सिविल सूट है तो मेरा सीपीसी लग जाएगा, ठीक बात है, ये भी समझ आता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू डिसाइड, केस चल रहा है, सारी सुनवाई चालू है, बट देखो इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल केस का हियरिंग लेना, फर्स्ट ऑफ ऑल केस कोर्ट ने एडमिट कर लिया, फिर आगे का प्रोसीजरल पार्ट बहुत लंबा होता है, ठीक है जी। तो अभी इन बिटवीन अगर एज सून एज पॉसिबल उन फ्रूट्स को हमने कुछ फाइनली डिसाइड नहीं किया तो वो तो पैसेज ऑफ टाइम के साथ क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। भाई ये कोई ऐसा टाइटल तो नहीं है ना, ये तो खराब हो जाएगा जल्दी। तो कभी कोर्ट क्या बोलती है कि देखो कोर्ट ने डिसीजन दिया, ये सूट चल रहा है, ये केस चल रहा है, कोर्ट ने इंटरलोकेटरी ऑर्डर दिया, यानी डिसीजन फाइनल नहीं आता है कि ये ए का है या बी का, बट कोर्ट ने इंटरलोकेटरी ऑर्डर दिया। दैट मीन्स व्हाट, क्यों दिया? बिकॉज कोर्ट फील्स कि इन फ्रूट्स को सेल तो करवा दो ओपन मार्केट में, जो भी आर्म लेंथ प्राइस है एएलपी, दैट मीन्स जो भी फेयर प्राइस है उस प्राइस पे इसको सेल ऑफ करवा दीजिए। कोर्ट ने अपने यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया। अब सेल की जो प्रोसीड आएगी, अन्य जब 1 लाख प्रोसीड आया तो उस प्रोसीड का हक किसका है, ए का या बी का, ये धीरे 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 डिसाइड हो जाएगा। दैट मीन्स प्रोसीजरल लॉ बताता है जैसे जैसे प्रोसीजर में टाइम लगेगा, डिसीजन लेने में बेसिकली 2 साल लग गए, 2 साल तक फ्रूट्स को रखना थोड़ी ना है। बात समझ आ रही है ना? तो इसीलिए कोर्ट एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर दे देती है दैट यू शुड सेल दिस आइटम, मूवेबल आइटम आप ये सेल कर दो, एंड बाद में वी विल डिसाइड कि ये ए का है या बी का है। सो दिस इज व्हाट इंटरलोकेटरी ऑर्डर, ये जो हमने सेल करने का ऑर्डर दिया ये इंटरलोकेटरी था। और फाइनल ऑर्डर क्या होता है, जहाँ पे सूट को फाइनल डिस्पोज ऑफ करना है, जहाँ पे ये पता चलेगा कि यस ये ए का था या बी का था। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे तो मुझे बताइए, एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? कोई दिक्कत है इसको समझने में? देखो लिखा भी हुआ है, कोर्ट में ऑर्डर सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इवन व्हेन द सूट हैज नॉट बीन रिजॉल्व्ड if the property is subject to depreciation in value with the passage of time। जो स्टूडेंट सोच रहे होंगे मैम डेप्रिसिएशन कैसे लग रहा है, डेप्रिसिएशन तो फिक्स एसेट पे तो अकाउंट्स को ध्यान नहीं लगाना है। बेसिकली बात सिर्फ इतनी है कि उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो इन दैट केस आप क्या करवा सकते हो, इमीडिएट ऑर्डर दे सकते हो। अच्छा, फोकसिंग ऑन द जजमेंट। जजमेंट क्या होता है? जजमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 9। ये बेसिकली स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट किसने दिया है? जज ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको हम बोलते हैं जजमेंट। तो इट इज नथिंग बट स्टेटमेंट ऑफ द जज। ये क्या है? जज का स्टेटमेंट है। और जज स्टेटमेंट किस ग्राउंड पे देता है? डिग्री या ग्राउंड, ऑर्डर के ग्राउंड पे देता है। ध्यान रखना है, अ जजमेंट सेट आउट द ग्राउंड्स एंड द रीजंस फॉर द जज टू हैव अराइव्ड। नाउ जज से पूछा जाता है कि भैया बताइए किस ग्राउंड पे आपने ए के अगेंस्ट में डिसीजन दिया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में बेसिकली 2 चीजें आती हैं। स्टेटमेंट में 2 चीजें आती हैं। क्या आती हैं? किस ग्राउंड पे, किस ग्राउंड पर डिसीजन दिया और क्या रीजंस थे। ये जो डिसीजन आया है, ये जो डिसीजन आया है ये किस ग्राउंड पे आया है, डिसीजन किस ग्राउंड पे आया है और क्या रीजन है उसके पीछे, ये बेसिकली हमारा लिखा होता है जजमेंट में। कोई कंफ्यूजन है अभी तक? इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दिस? तो बताइए मुझे, और ऐसा हम आगे बढ़े। चलिए अगला है डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड ऑर्डर। अब ध्यान दीजिएगा, डिग्री एडजुडिकेट्स एंड कंक्लूसिवली डिटरमाइंस वेयर ऑर्डर डज नॉट शो। डिग्री के साथ वर्ड कौन सा लिखा था? कंक्लूसिवली डिटरमाइंस। ऑर्डर के साथ ऐसा नहीं है। इसके अलावा डिग्री इज ऑलवेज अपीलेबल, यानी डिग्री के अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो, ठीक है। जबकि ऑर्डर के केस में नॉर्मली अनलेस इट इज परमिटेड बाय लॉ, नॉर्मली ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल। ये बात समझ आती है?
नॉर्मली आप ऑर्डर्स के अगेंस्ट में अपील नहीं कर सकते हो। अच्छा, लॉ में प्रोवाइड इवन फॉर सेकंड अपील इन केस ऑफ डिग्री के केस में आप सेकंड अपील कर सकते हो, बट सेकंड अपील इज नॉट पॉसिबल इन द ऑर्डर में फर्स्ट अपील को लेके इशू है, अनलेस एंड अनटिल इट इज परमिटेड बाय लॉ, आप फर्स्ट अपील ही नहीं कर सकते, तो सेकंड की बात तो बहुत दूर की है। लास्ट, डिग्री में बी फाइनल और प्रिलिमिनरी वेयर ऑर्डर कैन नॉट बी प्रिलिमिनरी एंड इट इज ऑलवेज फाइनल। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे इंटरलोकेटरी लिखा है, क्या लिखा हुआ है? इंटरलोकेटरी एंड नॉट प्रिलिमिनरी। बात समझ आती है, दोनों में डिफरेंस है। तो ऑर्डर इज ऑलवेज अ फाइनल ऑर्डर। इज दिस ओके? अभी तक कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम करेंगे अपीयरेंसेस ऑफ पार्टीज। अपीयरेंसेस ऑफ द पार्टीज। अपीयरेंसेस ऑफ द पार्टीज आपको कहां दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपको सूट्स में। अब देखो, हमको पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी पार्टी अपेयर होगी, ठीक है, फिर कहां पे होगा, प्लेस ऑफ फाइलिंग द सूट। हमको ये भी डिस्कस करना है कि आपको अल्टीमेटली सूट जो है कहां फाइल करना है। तो सबसे पहले मैं प्लेस सिखाऊंगी, वो ज्यादा जरूरी है। अपीयरेंसेस ऑफ पार्टी थोड़ी देर में करेंगे, तो फर्स्ट वी विल फोकस ऑन द प्लेस ऑफ फाइलिंग द सूट। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन नंबर मेरे पास 15 से लेके 20 तक आता है। प्लेस ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट में 15 से लेके 20 तक सेक्शंस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 बोलता है कि हर सूट जो है आपको कहां देना है? एवरी सूट शुड बी गिवन इन द लोएस्ट ग्रेड। हमेशा लोएस्ट ग्रेड पे आपको सूट फाइल करना है, ठीक है जी, लोएस्ट ग्रेड पे सूट फाइल कर देंगे। अभी अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 16 बोलता है, बहुत सिंपल, ये बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टीज की, ये बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टीज की। चलिए जब भी फाइनल प्रेजेंटेशन करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं प्लेस ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट, ठीक है। कोई भी सूट होगा तो ये डिस्कस करना है कि ज्योग्राफिकली इसको हम जो है कहां फाइल करेंगे, ज्योग्राफिकली इसको हम कहां फाइल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास सेक्शन नंबर 15 से लेके सेक्शन नंबर 20 तक आप इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। 15 से लेके 20 तक के सेक्शन यहाँ पे कवर अप होते हैं। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस सेक्शन नंबर 15। वहां हमने देखा कि हमेशा आप लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट पे केस फाइल करते हो। लोएस्ट ग्रेड मतलब क्या हो गया? क्या कभी सोचा कि कोई भी केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चला जाता है? हैव यू एवर हर्ड दिस? नहीं। ऑब्वियसली बात है, पहले लोअर कोर्ट पे होगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में भी अगर आपका हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। दैट मीन्स स्टार्टिंग लोएस्ट ग्रेड से होती है, ठीक है। ये कौन बताता है आपको? सेक्शन नंबर 15। 16 बात करता है इन केस ऑफ सूट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ध्यान रखिएगा 16 ऑनवर्ड्स हम बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सवाल ये आता है कि मैम ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो केस है ये कहाँ फाइल करें? लोएस्ट में तो आपने बता दिया, तो ये जिसमें बेसिकली जिस ज्यूरिसडिक्शन में आपकी प्रॉपर्टी पड़ती है आप उस ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट में केस फाइल करोगे, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं वाराणसी की बात करूं तो यहाँ का जो भी ज्यूरिसडिक्शन है वहां केस फाइल होगा, यहाँ का केस बॉम्बे की कोर्ट में फाइल नहीं होगा। Suits related to an immovable property are instituted in the court within whose jurisdiction property is situated. ठीक है। फिर अगर different jurisdictions आ रहे हो, jurisdictions of different courts, और कई बार क्या होता है ना कि एक ही स्टेट में या एक ही सिटी में दो कोर्ट्स होती हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या करना है? वहां पे आपको बेसिकली क्या करना है, वहां पे आप किसी भी कोर्ट पे सूट फाइल कर सकते हैं, वहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, सेक्शन नंबर 18 आ जाता है। फिर सेक्शन नंबर 18 बोलता है कि वहां पे अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी है कि कौन सी कोर्ट में अगर हम केस फाइल करें तो आप किसी भी कोर्ट में जो है केस फाइल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन नंबर 19।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन नंबर 19, सूट विद रिगार्ड टू कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू द पार्टीज और टू द मूवेबल प्रॉपर्टीज। दैट मींस व्हाट, 16 से लेके 16, 17, 18 तीन सेक्शंस बेसिकली बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। और अगर मैं मूवेबल की बात करूं, मूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपका जो सेक्शन नंबर 19 है वो बात करता है मूवेबल की। सेक्शन नंबर 19 इट सेज कि जहां भी जैसे मूवेबल प्रॉपर्टीज की अगर बात हो रही है और वहां पे अगर आपका कोई बेसिकली रॉन्ग डन है, इसलिए बेसिकली आप केस कर रहे हो, तो वहां केस वहां होगा वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड्स। जहां डिफेंडेंट रहता है आपको वहां केस करना है, या फिर जहां पे एक्चुअली में गड़बड़ हुई है आपको वहां केस करना है। इसके लिए क्या लिखा हुआ है, केस कहां फाइल करेंगे। यहाँ पे दो कंडीशंस है, वेयर एक्शन अराइज, पहला ऑप्शन जहां बेसिकली आपका ये पंगा चालू हुआ वहां पे करिए, या फिर वेयर डिफेंडेंट अराइज, डिफेंडेंट रिसाइड्स, जहां डिफेंडेंट रहता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं यहां दे रही हूं, इसका एक एग्जाम्पल मैं यहां दे रही हूं, ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल ऊपर जा रहा है, देखिए मान लीजिए ए रहता है मुंबई में, बी रहता है दिल्ली, सी रहता है चेन्नई, ठीक है। ए बी सी तीन लोग तीन अलग अलग जगह रहते हैं, ओके ना। इन्होंने क्या किया, बी और सी ने मिलके एक डील की, ठीक है, एक डील की, एक कॉन्ट्रैक्ट किया, किससे, ए से। बी और सी ने मिलके सी ए से एक डील की, और ये डील अल्टीमेटली कहां हुई थी, ये डील हुई थी वाराणसी, ठीक है जी। आजकल यू नो वाराणसी सो मच फेमस, द मोदी जी। चलिए, तो इन लोगों ने डील करी थी वाराणसी में। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे अगर बी और सी ने कोई डिफॉल्ट किया, कोई गड़बड़ की, तो यहाँ पे ए सूट फाइल करेगा, ए सूट फाइल करेगा। और हम सब समझते हैं कि सूट में दो पार्टीज आती हैं, कोई भी सूट होता है ना तो उसमें दो पार्टीज आती हैं। कोई भी सूट होता है तो दो पार्टीज आती है। समझ लीजिए ये मेरा अगर सूट है तो सूट में मेरे पास हमेशा दो पार्टीज होंगी, पहला प्लेंटिफ, दूसरा डिपेंडेंट। आई होप ये पता होगा, नहीं पता है तो समझ लीजिए। जो पार्टी बेसिकली केस फाइल करती है, जो पार्टी केस फाइल करती है उसको हम बोलते हैं प्लेंटिफ, और दूसरी वाली पार्टी जिसके अगेंस्ट में केस फाइल किया जाता है दैट वी कॉल एज डिफेंडेंट, ठीक जी। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हो गया। अब मुझे बताना जरा, बी और सी ने डील की और इस डील को अगर ठीक से नहीं किया तो यहाँ पे केस कौन फाइल करेगा, किसके साथ गलत हुआ है, किसके साथ गलत हुआ है, मैडम ए के साथ हुआ है, तो बट ऑब्वियस ए विल फाइल द केस। तो अगर ए केस फाइल करता तो ए विल बी कॉल्ड एज प्लेंटिफ, और किसके अगेंस्ट में कर रहा है, ए ने सूट फाइल किया, ए फाइल सूट। अब किसके अगेंस्ट में करेगा, बी और सी के अगेंस्ट में, तो ए हो गया प्लेंटिफ, बी और सी हो गए डिफेंडेंट। कोई कंफ्यूजन यहां तक, चलिए मैम इतनी स्टोरी तो समझ आई, बट हम पॉइंट तो ये डिस्कस कर रहे थे। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि ये वाला जो सूट है ये कौन सी कोर्ट में फाइल करेंगे, समझ आ रहा है, ये जो सूट है वो कौन से कोर्ट में फाइल करेंगे। तो आप देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर द एक्शन अराइज, ठीक है ना, जहां एक्शन अराइज हुआ दैट मीन्स वाराणसी। तो आप चाहो तो ये वाला सूट को आप वाराणसी के केस में फाइल कर दो, वाराणसी की कोर्ट में। दूसरा, डिपेंडेंट जहां रहता है, डिपेंडेंट डिपेंडेंट जहां रहता है, डिपेंडेंट दिल्ली, बी कहां रहता है, दिल्ली में, अब चाहो तो दिल्ली की कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। सी कहां रहता है, चेन्नई में, तो आप चेन्नई के कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। तो क्या ये बात समझ आई कि मूवेबल प्रॉपर्टी की अगर बात हो रही है, इफ यू टॉक अबाउट द मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वहां पे प्लेस कौन सा होगा, पहला बात वेयर द एक्शन अराइज, डील हुई थी वाराणसी में तो वाराणसी की कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो, प्लस वेयर द डिपेंडेंट अराइज, डिपेंडेंट रिसाइड्स। फिर ये नहीं देखना है कि मैम डिपेंडेंट तो अलग अलग जगह रहता है, ठीक है, जिस जिस जगह डिपेंडेंट रहता है वहां वहां केस फाइल कर सकते हो। बात समझ आ रही है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक,
आई होप ये चीजें क्लियर होंगी आपको। तो ये बेसिकली आपका आता है सेक्शन नंबर 19, टॉक्स अबाउट द मूवेबल प्रॉपर्टीज। चलिए 20 क्या बोलता है, जहां पे 16, 17, 18, 19 नहीं लग रहा है, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आप बोलोगे कि where the defendant resides or where cause of actions has taken place, जहां पे भी आपका कॉज हुआ है वहां पे आप कर सकते हो। सेक्शन नंबर 2 भी सेम बात करता है। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट पार्टीज बाय एन एग्रीमेंट कैन नॉट कन्फर जुरिसडिक्शन ऑन अ कोर्ट which it does not possess under the law। ये लाइन पढ़िए फिर समझाती हूँ। However, parties can agree that only a particular law will try a suit where two courts have the jurisdiction। ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया, ठीक है, उसने बोला कि कोई भी पार्टीज मिलकर डिसाइड नहीं करेंगी कि ये वाले कोर्ट से हम फैसला कराएं, ठीक है। इफ बाय लॉ, जैसे लॉ के हिसाब से, इस एक्ट के हिसाब से बॉम्बे में नहीं केस हो सकता, मुंबई में केस फाइल नहीं हो सकता। सो अभी क्या है ना, ए के बहुत कनेक्शंस हैं, भाई ए मुंबई में रहता है तो मुंबई में उसके जजेस से बहुत कनेक्शंस है, ही इज फीलिंग एन एडवांटेज। तो ए चाहता है कि वो कहाँ केस फाइल करे, बॉम्बे में करे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इस एक्ट के थ्रू ये बताया गया कि पार्टीज चाहें कि हम इस पर्टिकुलर कोर्ट में केस फाइल कर ले, यहाँ तो हमारी चलनी है, ऐसा नहीं हो सकता है। इस एक्ट के हिसाब से आपको जो जुरिसडिक्शन मिलता है आप वहां करिए केस फाइल, आपके पास चॉइस नहीं है। पार्टीज डज नॉट हैव द चॉइस टू चूज द कोर्ट। पहली बात, अगर ऐसी चॉइस देने लग गए तो बताओ इंडिपेंडेंसी तो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि हाँ, ये जरूर पॉसिबल है कि अगर एक ही सिटी में दो कोर्ट्स हैं तो पार्टीज चाहे तो मिलकर किसी एक पर्टिकुलर कोर्ट पे केस फाइल करवा सकती हैं। लेकिन इलाहाबाद अगर मैं बात करूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी और वहां की अलग कोर्ट भी है, तो इन दैट केस यू हैव गॉट अ चॉइस कि आप दोनों में से कौन सी कोर्ट में अपना केस फाइल करवाना चाहते हैं। कोई बात, कोई कंफ्यूजन इतना समझने में, ठीक है। तो दिस प्लेस ऑफ फाइलिंग द सूट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब ये स्टार्ट होता है आपका सेक्शन नंबर 15 से, एंड होता है सेक्शन नंबर 20 पे। अब अगर इतनी बात कर लिए तो अगली बात हम करेंगे पार्टीज, ठीक है ना। पार्टीज कौन सी थी वो हमने डिस्कस किया, प्लेस डिस्कस कर लिया। अब अगला इशू, मैडम अगर पार्टी नहीं आई तो, ध्यान देना, सबसे पहले मैंने पार्टी बताई कि डिस्प्यूट्स में दो पार्टीज होती हैं। चलिए जी, पार्टी का डिस्कशन कर लिया। फिर प्लेस ऑफ फाइलिंग सूट भी डिस्कस कर लिया, कोर्ट भी पसंद कर ली कि इस वाली कोर्ट में हम जो है अपना करवाएंगे। बट अगर पार्टीज नहीं आई या कौन सी पार्टी को आना कंपल्सरी है, दैट वी विल डिस्कस, ठीक है ना। जगह डिसाइड कर ली, पसंद कर ली। अब अगला स्टेप आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो समझ आएगा। ऑल्दो इफ यू कैन सी नोट्स में पहले आपको, क्योंकि नोट्स चलता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो इसीलिए नोट्स में अपीयरेंस ऑफ पार्टी पहले आता है, प्लेस ऑफ फाइलिंग सूट बाद में आता है। बट स्टिल लॉजिकली फर्स्ट आपको पता होना चाहिए पार्टी कौन सी है, फिर कौन सी जगह पे करना है, फिर अगर पार्टीज नहीं आती है तो क्या। तो इसीलिए हम ऑर्डर नंबर 6, ऑर्डर नंबर 9 जो है दैट इज रिलेटेड टू अपीयरेंस ऑफ पार्टीज लेटर ऑन डिस्कस कर रहे हैं। अपीयरेंसेस ऑफ पार्टीज, ऑर्डर नंबर 9। देखो स्टोरी क्या है, सबसे पहले केस कौन फाइल करता है, वो इज सपोज टू फाइल द केस, प्लेंटिफ, ठीक है ना। अग्रीव्ड पार्टी जो हम पढ़ते थे लॉस में, अग्रीव्ड पार्टी कैन फाइल द केस, तो यहाँ पे प्लेंटिफ केस फाइल करेगा। तो ये देखो कोर्ट है, प्लेंटिफ गया, प्लेंटिफ ने कोर्ट को अप्रोच किया, केस फाइल किया, केस या सूट, ठीक है जी। प्लेंटिफ ने सूट फाइल कर दिया। अभी क्या होगा, A summon is issued to the defendant to appear on a particular date fixed by court। प्लेंटिफ का एक्शन खत्म हुआ, अगला एक्शन आता है कोर्ट का, ठीक है जी। कोर्ट क्या करेगी, प्लेंटिफ को तो पता ही है, डिफेंडेंट को एक समन इशू करेगी। क्या इशू करेगी, एक समन इशू करेगी। तो कोर्ट डिफेंडेंट को एक समन इशू करेगी जिसमें लिखा होगा कि इस पर्टिकुलर तारीख को यू आर सपोज टू अपीयर
सो दैट दोनों पार्टीज के बीच में हम एक डिस्कशन करवा लें, ठीक है जी। अब डिफेंडेंट इज फर्दर डायरेक्टेड थ्रू द समन टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट टू द सूट फाइल्ड बाय प्लेंटिफ। तो कोर्ट समन करेगी और इसमें डायरेक्शन होगी, समन में क्या होगी, डायरेक्शन होगी। क्या डायरेक्शन होगी बताइए, समन में क्या लिखा होगा कि भैया लिखित में अपनी क्या करो, अपना पॉइंट रखो। सो इन राइटिंग यू हैव टू गिव अ फाइल अ रिटन स्टेटमेंट, फाइल अ रिटन स्टेटमेंट। जितनी चीजें आप चार्ट फॉर्म में, पिक्चर फॉर्म में पढ़ते हो, हमेशा हमेशा ज्यादा याद रहने वाली हैं। चलिए, सो ऑन द डेट ऑफ हियरिंग कोर्ट ने किसको बोला, डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट को भी बुला लिया। अभी जिस दिन हियरिंग फिक्स की है वो दिन आ गया। सो हियरिंग डे पे क्या होने वाला है, बोथ द पार्टीज दैट मींस द प्लेंटिफ एज वेल एज डिफेंडेंट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट सो दैट वो दोनों डिस्कशन कर लें, ठीक है जी। अभी यहाँ पे आगे देखिए, मान लीजिए अगर जो है डिफेंडेंट प्लेंटिफ जो है नहीं आता, जिसने शिकायत लगाई, कोर्ट का इतना टाइम वेस्ट कर दिया एंड दैट पर्सन डज नॉट टर्न्स अप, तो फिर क्या होगा, दो ऑप्शंस होते हैं वहां पे। कोर्ट चाहे तो कोर्ट क्या कर सकती है, डिसमिस कर सकती है सूट को, या फिर डिसमिस द सूट फॉर डिफॉल्ट और डिसाइड इट एक्स पार्टी ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। ध्यान दीजिएगा, इफ प्लेंटिफ डिड नॉट टर्न अप, अगर प्लेंटिफ नहीं आता है तो कोर्ट के पास दो चॉइस है। कोर्ट डिफॉल्ट समझ के कोर्ट जो है डिसमिस कर सकती है, डिसमिस द सूट, या फिर मैरिट्स के बेस पे कोर्ट जो है क्या कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है, डिसाइड इट्स एक्स पार्टी ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, एक्स पार्टी। मैम ये एक्स पार्टी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कोर्ट अगर समझे, कोर्ट का क्या बेसिस होगा, वो डिस्क्रिशन ऑफ द जज डिपेंड करेगा। अगर कोर्ट मानती है कि ये तो केस ही डिफॉल्ट है, तो वहां पे कोर्ट क्या करेगी, डिसमिस कर देगी उस पर्टिकुलर सूट को, ठीक है जी। और अगर मेरिट्स के केस पे, यानी जो भी पॉइंट्स अंडर कंसिडरेशन है उसके बेसिस पे अगर कोर्ट आगे जाना चाहे तो कोर्ट डिसीजन देगी और डिसीजन विल बी एक्स पार्टी। ध्यान दीजिएगा, ये एक्स पार्टी वर्ड क्या होता है, एक्स पार्टी डिसीजन का मतलब जब भी किसी एक पार्टी की बात नहीं सुनी जाती, दैट मीन्स without having the another party or one party, if you give a decision that is called as ex party। ये सिर्फ आपका सीपीसी में नहीं आ रहा है, आप कोई भी एक्ट उठा के देख लीजिए, वहां पे नॉर्मली जब ये प्रोसीजरल पार्ट आएगा तो वहां पे यही आएगा, इफ द अदर पार्टी डड नॉट टर्न अप, और कोर्ट ने क्या किया, बिना उसकी बात सुने डिसीजन दे दिया, तो दैट डिसीजन विल बी कॉल्ड एज एक्स पार्टी डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखाया कि प्लेंटिफ नहीं आता है तो क्या होगा, लेट्स से डिफेंडेंट नहीं आता, ठीक है, डिफेंडेंट नहीं आता है तो फिर उस केस में क्या होगा, अगेन उस केस में आप देखो डिफरेंस है, यहां लिखो इफ डिफेंडेंट डिड नॉट टर्न अप। अगर डिफेंडेंट नहीं आता है तो क्या होगा, कोर्ट के पास बेसिकली दो चॉइस है कि या तो वो एडजर्न कर दे, एडजर्न समझते हैं, एडजर्न हियरिंग की तारीख आगे बढ़ा दे, ठीक है, या फिर डिसीजन दे एक्स पार्टी डिसीजन। दैट मीन्स व्हाट, चाहे तो हियरिंग आगे बढ़ा सकती है कि चलो ठीक है इस बार नहीं आया, 10 तारीख को बुलाया था, 10 तारीख को नहीं आए तो अगली हियरिंग विल बी ऑन 20th, तो एडजर्नमेंट हो गया। दूसरा एक्स पार्टी, दैट मीन्स विदाउट हियरिंग द पार्टी वो क्या करे, डिसीजन दे दे, उसको हम बोलेंगे एक्स पार्टी, ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, अब देखो ये एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया या डिसमिसल का ऑर्डर हो गया, ये दोनों को सेट असाइड कर सकते हैं। सेट असाइड का मतलब क्या हुआ, दोनों ही पार्टीज, मान लीजिए मैं दोनों केस एक साथ डिस्कस कर रही हूँ कि डिफेंडेंट, मान लीजिए डिफेंडेंट की गलती हो वो नहीं आए, या फिर प्लेंटिफ की गलती हो वो नहीं आए, इन बोथ द केसेस, ठीक है ना। अब जो पार्टी नहीं आई थी उसको लगता है नहीं यार ये डिसीजन ठीक नहीं आया, एक्स पार्टी नहीं होना चाहिए था, मेरी बात तो सुननी चाहिए थी, या फिर ये डिसमिस नहीं होना चाहिए था। इन दैट केस क्या होगा, आप चाहो तो बेसिकली क्या करो, उस डिसीजन को सेट असाइड करवा लो, ठीक है। बट देन ध्यान रखना है, जो भी पार्टी बेसिकली ये एप्लीकेशन लगा रही है कि सर प्लीज माफी दो,
इस डिसीजन को साइड में करो, फिर से हमारी बात सुनो, उसके पास एक सफिशिएंट वैलिड जेन्युइन रीजन होना चाहिए फॉर नॉन अपियरेंस ऑन द डे ऑफ हियरिंग। सफिशिएंट रीजन क्या होता है? दैट मीन्स वो रीजन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, ठीक है ना। सर मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी सिचुएशन, ये सब आपके सफिशिएंट रीजंस में आते हैं। तो अगर कोई सफिशिएंट रीजन है बिकॉज ऑफ दैट यू डिड नॉट टर्न अप, तो आप अप्रोच कर सकते हैं। इन दैट केस कोर्ट ने डिसीजन लिया होगा, उसको सेट असाइड कर देगी और फिर से फ्रेश हियरिंग आपका चालू हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द अपीयरेंस ऑफ पार्टीज जो दिया हुआ है आपको ऑर्डर नंबर 9 में। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। कोशिश करिएगा कि प्रेजेंटेशन ऐसा ही रखे कि कोर्ट प्लेंटिफ ने केस फाइल किया, कोर्ट ने समन इशू किया। अब दो सिचुएशन आती है कि प्लेंटिफ नहीं आया तो क्या होगा, डिफेंडेंट नहीं आया है तो क्या होगा। एक छोटा सा नीचे लिखना चाहे तो लिख लीजिए, वरना दैट्स आल्सो ओके। अगर सेट असाइड करवाना है किसी भी पार्टी को, सेट असाइड बाय ईदर पार्टी, इट शुड हैव अ सफिशिएंट रीजन। चाहे तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए, देखिए ऐसे लिखिए। ये सारी स्टोरी क्लोज हो जाती है ना, ये पूरी स्टोरी क्लोज हो गई। तो अभी आप क्या कराना चाहते हो? सेट असाइड अगर कराना चाहते हो, सेट असाइड किस बात का? ये जो भी हमारा आया है या तो इन दोनों में या इन दोनों में, अगर आपको सेट असाइड कराना है तो सेट असाइड बाय ईदर पार्टी। ईदर पार्टी का मतलब कोई भी पार्टी चाहे तो वो डिसीजन को सेट असाइड करवा सकती है, सेट असाइड बाय ईदर पार्टी। कंडीशन क्या होगी? कंडीशन है उसके लिए, क्या कंडीशन है? दैट पार्टी शुड हैव अ सफिशिएंट रीजन। कंडीशन क्या है? सफिशिएंट रीजन फॉर नॉन अपीयरेंस। हम नहीं आए, उसके पीछे हमारे पीछे इतना जेन्युइन रीजन था, दैट्स व्हाई वी डिड नॉट टर्न अप। ये पूरा चार्ट बना लेंगे तो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑर्डर नंबर 9। बहुत क्लियर चार्ट बना हुआ है, अच्छे से इसको कॉपी करिए, एग्जैक्टली ऐसा ही कॉपी करिए। कोई दिक्कत इसको समझने में तो बताइए। और फिर हम आगे कुछ डॉक्ट्रिन्स डिस्कस करें, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उसको हमको डिस्कस करना है। इसको अच्छे से नोट करिएगा। सेट असाइड के केस में बाय ईदर पार्टी, और कंडीशन क्या है? सफिशिएंट रीजन होना चाहिए फॉर नॉन अपीयरेंस। चलिए आगे करते हैं, कुछ डॉक्ट्रिन्स पढ़ते हैं, आपको दी हुई है। Some concept we need to learn. Okay, देखिए क्या लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स में सबसे पहला आता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडाइज, सेक्शन 10। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब क्या बोलता है? ये बोलता है that judice or the rule with regard to stay of suit where things are under consideration by a court। क्या बात करता है? stay of suit। चलिए ये बात करता है कि स्टे ले आना है। स्टे का मतलब रोक लगानी है, स्टॉप करना है, स्टे ऑफ सूट। दैट मीन्स व्हाट? मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, दो केसेस होते हैं, ठीक है ना। जैसे एक पर्टिकुलर केस ऑलरेडी फाइल्ड है, ठीक है, ए ने बी के अगेंस्ट में एक केस फाइल किया है, मान लीजिए वाराणसी की कोर्ट में, ठीक है जी। अभी किसी दूसरे कोर्ट में
बी ने ए के अगेंस्ट में किया या ए ने बी के अगेंस्ट में किया, सेम बेसिकली इशू, आइडेंटिकल इशू है। तो इन दैट वे ये कहा गया कि अगर दो अलग अलग जगह आइडेंटिकल इशू होगा, दोनों केस में हो सकता है अलग अलग डिसीजन आ जाए, दोनों कोर्ट अलग अलग डिसीजन देगी तो पार्टीज बेसिकली कंफ्यूज हो जाएंगी कि हमको कौन सी कोर्ट का डिसीजन मानना है, और दो कोर्ट में भी हमको क्लैशेस नहीं कराने हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड्स दैट नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज ऑलरेडी also directly and substantially in issue with the previously instituting suit between the same parties. That means same parties में पहले भी dispute हो चुका है, अब कोई दूसरी कोर्ट को वो ट्रायल जो है आगे बढ़ाना ही नहीं है। ए और बी में डिस्प्यूट हुआ, यहाँ चल रहा है, ए और बी में डिस्प्यूट हुआ, किसी दूसरी कोर्ट को वो प्रोसीडिंग, वो सूट जो है वहां पे जो फाइल किया जाता है उसको आगे बढ़ाना ही नहीं चाहिए when they know कि यहाँ पे ट्रायल ऑलरेडी ऑन है। हालांकि ध्यान रखना है, अगर फॉरेन की बात आती है, अगर फॉरेन की बात आती है, फॉरेन कोर्ट की बात आती है, यानी क्रक्स ये है, इंडिया में दो कोर्ट्स के बीच में, इंडिया में दो कोर्ट्स के बीच में हमको क्लैशेस नहीं चाहिए, हमको क्लैशेस नहीं चाहिए। इंडिया में दो कोर्ट के बीच में बिल्कुल भी क्लैशेस नहीं चाहिए, इसलिए हम बोलते हैं कि एक सूट आइडेंटिकल इशू है तो एक जगह बेसिकली आप चलाओ, दो अलग अलग जगह चलाने की जरूरत नहीं है। बट इसीलिए देखो ये सिस्टम बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा, बहुत झगड़े हो जाएंगे, आदमी जाके अलग अलग जगह सूट फाइल कर रहा है, कैसे चलेगा। ठीक है जी, तो अगर दो कोर्ट हैं, हमको उनमें क्लैशेस नहीं कराना है तो एक ही जगह बेसिकली आपको सूट क्या करोगे, चलेगा, दूसरी जगह ट्रायल नहीं चलेगा। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है कि अगर फॉरेन कोर्ट बेसिकली कोई चल रहा है केस, तो स्टिल हम इंडिया में वो केस जो है चला सकते हैं। डज नॉट मेक विल नॉट मेक अ क्रिएट अ प्रॉब्लम। फॉरेन कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है, आइडेंटिकल इशू है, स्टिल इंडिया में वो केस चल सकता है। ये बात समझ आ रही है। फॉरेन से हमको क्या मतलब है, हमको तो हमारे घर में, हमारे घर इन द सेंस हमारी कंट्री की दो कोर्ट्स में क्लैशेस नहीं करवाने हैं। अच्छा, फॉर एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडाइस फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सैटिस्फाइड। देखो फॉलोइंग कंडीशंस पेंडिंग सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला, अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट इज पेंडिंग इन अ कोर्ट, ऑलरेडी सूट पेंडिंग है कोर्ट में। फिर द मैटर इन इशू इन द सेकंड सूट इज आल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली द सेम इन प्रीवियस सूट। जैसा प्रीवियस सूट में मैटर था, जो चक्कर था, सेम आइडेंटिकल मैटर जो है सेकंड सूट में भी है। प्रीवियसली सूट इज स्टिल पेंडिंग, प्रीवियस सूट ऑलरेडी पेंडिंग है। The parties in the two suits are same and the court in which previous suit is pending but has a jurisdiction to try such suit। तो ध्यान रखना है, अगर कोई इशू है, आइडेंटिकल इशू है, इन दैट वे आपने फर्स्ट सूट किया, यहाँ पे दूसरा सूट किसी और जगह नहीं कर सकते हैं। दो कोर्ट्स में क्लैशेस नहीं कराना है, एक ही जगह आप अपना सूट रखेंगे। इसीलिए वहां पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ, बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का क्या लिखा हुआ है कि आपके प्लेंटिफ ने केस फाइल किया कि डिफेंडेंट ने सेम नाम से क्या किया है, मेडिसिन बनाई है, बेची है, ठीक है, एंड कार्टून ऑफ आइडेंटिकल डिजाइन विद द सेम कलर कॉम्बिनेशन एज दैट ऑफ प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कंपनी ये क्या कर रही है, ये एलिगेशंस लगा रही है डिफेंडेंट कंपनी पे। ये सूट ऑलरेडी फाइल्ड है। अ सब्सिक्वेंट सूट वाज इंस्टिगेटेड इन द डिफरेंट कोर्ट हेल्ड दैट सब्सिक्वेंट सूट should be stayed as simultaneous trial of the suit in different court might result in conflicting decisions as issue involved in two suits were totally identical। तो पहले वाला इशू है, सेम सूट आप दूसरी जगह फाइल कर दोगे, दो कोर्ट्स अलग अलग डिसीजन देगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, टोटल कंफ्यूजन होगा। हमको ऐसा कंफ्यूजन का स्टेट चाहिए ही नहीं, तो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अगर एक जगह सूट चल रहा है, आइडेंटिकल इशू है, तो फिर दूसरी जगह वो ट्रायल जो है नहीं चलेगा। दूसरी जगह कोई सूट लेके जाता है तो वहां पे स्टे लग जाएगा, स्टे ऑफ सूट। दैट मीन्स आगे हम उसको एंटरटेन या प्रोसीड नहीं करेंगे। ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, ये और पढ़ लीजिए। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 11 ये क्या बात करता है? डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, रूल ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट एज एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन नंबर 11 ऑफ द सीपीसी। ये क्या बोलता है? जैसे ये बोलता है कि दो कोर्ट में बेसिकली हमको क्या करना है, सूट नहीं चलाना है। यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर एक बार किसी मैटर पे फाइनल डिसीजन आ गया
तो वापस उसको हम रीओपन नहीं करेंगे, वापस से लिटिगेशन नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है? Once the matter is finally decided by a competent court, no party can be permitted to reopen it in a subsequent litigation. एक बार अगर डिसाइड हो गया तो फिर उसको रीओपन करके फिर से लिटिगेशन आप नहीं करोगे। This principle underlines that no one shall be vexed twice for the same clause. ठीक है ना? फिर से शुरू नहीं करेंगे। एक बार फाइनली डिसाइड हो गया, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आप उस पर फिर से कोई भी लिटिगेशन, फिर से केस को खोला, फिर से लिटिगेशन किया, वो नहीं करेंगे। देखो, टू अप्लाई फॉलोइंग कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। पहले, द मैटर इन बोथ द फॉर्मल एंड द रिलेटेड सूट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली द सेम मैटर है। फॉर्मल सूट हैज बीन डिसाइडेड, पहले वाले पे डिसीजन आ गया है, ठीक है जी। पार्टीज इन द टू सूट्स आर सेम, दोनों पार्टीज भी सेम है। The parties which determines the early suit must be competent to decide. ध्यान रखना है, competent to decide होना चाहिए। That means what? उसको लॉ के थ्रू पावर मिलनी चाहिए कि yes वो इस पर्टिकुलर सूट में डिसीजन दे सकती हैं। क्या ये बात क्लियर है? जैसे कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो लोअर कोर्ट पे चलता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो लोअर कोर्ट नहीं बता सकती, उसके लिए तो हायर कोर्ट को आपको अप्रोच करना पड़ेगा। तो इसीलिए ना ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई डिसीजन अगर एक बार हुआ, बार बार, जैसे आप कोई भी केस ले लीजिए, बार बार किसी को कोर्ट में बुलाना, हैरेस करना, ये नहीं करना है। एक बार इंक्वायरी कर ली, पूरा इंटरोगेशन हो गया, बात खत्म हो जाती है। बार बार सेम इश्यू पे अगर आप करोगे तो अल्टीमेटली कोई मतलब नहीं निकलता है। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। द कोर्ट्स टाइम विल नॉट आल्सो गेट वेस्टेड ऑन द मैटर्स ऑलरेडी डिसाइडेड। क्योंकि देखो, हमारे पास नई चीजें इतनी सारी और करने को है, पुरानी चीजें कितनी बार करेंगे? ये बात समझ आ रही है ना? सो दैट ऑलरेडी हमारे पास देखो बहुत शॉर्टेज है कोर्ट्स का, कंसिडरिंग द नंबर ऑफ केसेस विच आर पेंडिंग। तो अगर आप सेम केस को बार बार अगर उसके ऊपर ही सुनवाई करते रहोगे, रीओपन करा लिया, इट विल नॉट मेक सेंस। हमारे पास और भी बहुत सारे केसेस इशू करने के लिए, एक बार फुल फ्लेजेड हो गया तो फिर यू हैव टू एक्सेप्ट इट। It may be noted that Section 11 will not be applicable in those circumstances where the first suits have been dismissed on technical grounds or have not been decided on the merits of the case. ध्यान रखना है, केस के मेरिट्स पे अगर डिसीजन नहीं हुआ है तो इन दैट केस ये एप्लीकेबल आपका नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? कोई कंफ्यूजन? मेरिट्स के केस पे कैसे नहीं हुआ? मान लीजिए एक्स पार्टी हुआ है, जैसे अभी हम लास्ट टाइम डिस्कस ही कर रहे थे कि अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट कोई एक बेसिकली हेयरिंग के लिए नहीं आता है तो इन दैट केस आप क्या करते हो? आप एक्स पार्टी डिसीजन अगर दे दिया यहाँ पे, तो एक्स पार्टी का मतलब विदाउट हेयरिंग द अनदर पार्टी। अब अनदर पार्टी को लगता है कि ये मेरे साथ ना ठीक नहीं हुआ, सो इन दैट केस वो चाहे तो क्या कर सकती है? रीओपन करवा सकती है। सफिशिएंट रीजन दोगे तो अल्टीमेटली केस क्या होगा? उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, उसको सेट असाइड किया मतलब केस फिर से खुल गया, रीओपन हो गया ना। इसीलिए वहां पे लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन इट इज नॉट डिसाइडेड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। हाँ, अगर केस मेरिट्स पे डिसाइड किया, इसका मतलब सारे सिचुएशन, सारे पॉइंट, सारी बातों को कंसिडर करके लिया गया, इन दैट केस आप उसको बार बार रीओपन नहीं करोगे, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। इज दिस ओके? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे दोनों डॉक्ट्रिन्स थे, बहुत ही सोच के लॉजिकली ये दोनों डॉक्ट्रिन जो है फाइनली यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई हैं। नाउ बेसिकली अगेन शिफ्टिंग ऑन सेक्शन नंबर 12, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 12 प्रोवाइड्स दैट अबेटमेंट ऑफ सूट्स और इट्स डिसमिसल फॉर नॉट ब्रिंगिंग द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन रिकॉर्ड्स बार फॉर द सूट। ध्यान रखना है, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर नहीं आता है केस को लेने के लिए, ठीक है, ला जो पार्टी ने बेसिकली केस फाइल किया था, दैट पार्टी इज, मान लीजिए प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, दोनों में से कोई भी एक। सूट्स में दो पार्टीज होती है ना, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, दोनों में से मान लीजिए कोई एक ऑफ हो जाता है, एक्सपायर हो गया, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आना चाहिए ना। अब अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आता है, बेसिकली लीगल रिप्रेजेंटेटिव आता ही नहीं है, इन दैट केस आप केस को क्या करोगे? आप केस को या तो डिस्मिस कर दोगे, रफा दफा कर दोगे, या फिर इसको क्लोज कर दोगे। नथिंग कैन बी डन। ये बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? जैसे जेसिका की अगर मैं बात करूं, इन दैट केस आप देखो उसकी तरफ से कोई फाइट करने वाला था, उसके सिस्टर ने फाइट किया। बाय द वे वो तो सिविल सूट था नहीं, बट स्टिल मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आता है तो इन दैट केस फिर आपके पास ऑप्शन बचता है अबेटमेंट और डिसमिसल का। ओके, एंड बार्स ऑफ फर्दर सूट, आप दोबारा से वो केस नहीं कर सकते हो। इतना समझ आया? तो हम अब फिर से 3 टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है ना।
इतना होने के बाद हम 3 टर्म्स पढ़ेंगे, सेट ऑफ, इक्विटेबल सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। ये क्या होता है समझते हैं। हमारे पास 3 टर्म्स आते हैं, बहुत ही क्लोज है तीनों टर्म्स। सेट ऑफ, लिखिए इसको, लिखा ये। चलिए दोनों में डिफरेंस, तीनों में डिफरेंस समझते हैं प्रिसाइसली, नॉट दोनों। सेट ऑफ, इक्विटेबल सेट ऑफ, काउंटर क्लेम। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है मुझे बताओ, टैक्स में पढ़ा होगा या क्या कर रहे हो, सेट ऑफ कर रहे हो, ठीक है। सेट ऑफ वर्ड का मतलब मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपका एग्जाम आने वाली है, ठीक है जी, एग्जाम आ रही है, पढ़ना ज्यादा है। अब हुआ क्या है ना कि आज हमारा एक फेमस इंडिया पाकिस्तान का मान लीजिए मैच आ रहा है, आज परसों मेरी एग्जाम है। अब आज मैच आ रहा है, मैच टू इंडिया पाकिस्तान देखना तो बनता है। तो आपने अगर आज पूरे दिन मैच देखा है, ठीक है, यानी आज की पढ़ाई आपकी इफेक्ट हुई है, तो नेक्स्ट डे, अगले दिन आप डेफिनेटली ज्यादा एफर्ट्स डालोगे। क्या बोलोगे, कल तो पढ़ाई हुई नहीं थी, आज तो ज्यादा, कल का भी पढ़ना है, आज भी पढ़ना है। दैट मीन्स अगले दिन आप क्या कर रहे हो, आज की पढ़ाई को भी अगले दिन ज्यादा कर रहे हो। तो फिर ये क्या हुआ, सेट ऑफ। बहुत ही नॉर्मल एग्जाम्पल है, सेट ऑफ हुआ कि नहीं हुआ। भाई कल नहीं पढ़ा तो आज तो ज्यादा पढ़ना है। सेम वे ऑफिस में कभी आप अगर आप छुट्टी लेते हो फिर आके ज्यादा काम करते हो, तो ये क्या हो रहा है, छुट्टी के बदले में आप सेट ऑफ कर रहे हो, ठीक है। तो सेट ऑफ का मतलब होता है, टैक्सेस में भी सेट ऑफ होता है। अच्छा, अब यहाँ पे सेट ऑफ का क्या मतलब है वो समझते हैं। ऑर्डर नंबर 8 बेसिकली बात करता है सेट ऑफ की, ऑर्डर नंबर 8। तो ऑर्डर नंबर 8 क्या बोलता है कि देखो दो पार्टीज है, प्लेंटिफ है और डिफेंडेंट है। अब अगर प्लेंटिफ ने केस फाइल किया होगा, डेफिनेटली प्लेंटिफ ने केस फाइल किया होगा कि मेरे को डिफेंडेंट इतने का नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डिफेंडेंट भी बोल रहा है कि सर मेरे को भी इतने पैसे लेने हैं, ठीक है, मेरे को भी इतने पैसे यहाँ पे लेने हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, मान लीजिए दो पार्टीज हैं ए और बी। बी को आइडियली यहाँ पे मटेरियल जो है भेजना था, ठीक है जी, बी को मटेरियल भेजना था, बी ने पूरा मटेरियल भेजा नहीं, ए का स्टॉक आउट हो गया, लॉस हो गया, तो उसके लिए उसने फाइल कर दिया सिविल सूट। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। बी नीड्स टू सेंड सम मटेरियल टू द ए, रॉ मटेरियल भेजना था ए को, बी ने डिलीवर पूरा नहीं कर पाया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं किया, लेकिन पूरा नहीं किया, ए के यहाँ स्टॉक आउट हो गया और अल्टीमेटली ए का काम बंद पड़ गया, नुकसान हुआ, ए ने कॉम्पनसेशन मांगा और सिविल सूट फाइल कर दिया, ठीक है जी। अभी ए डिमांड कर रहा है बी से पैसे, भाई मेरा जो लॉस है उसकी भरपाई करो। तो अभी जब केस का चल रहा था तो डिफेंडेंट यानी कि बी ने बोला कि सर मैंने बेसिकली मटेरियल सप्लाई किया, तो जो सप्लाई करने पे जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो तो ए को पे करना था, आप वो तो मेरे को दिलवाओ। दैट मीन्स मान लीजिए इसको 1000 रुपए लेना है, ठीक है, और इसको 100 रुपए लेना है। सेट ऑफ होके बी ए को कितना दे देगा, 900 रुपए, उसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ। बहुत सिंपल है। वेयर इन अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी the defendant claims to set off against the plaintiff's demand any ascertained sum of money legally recoverable by him. The defendant may present a written statement containing the particulars of debt sought to be set off. क्या ये बात समझ आती है, बहुत ही सिंपल है कि इसको इससे भी कुछ लेना है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक रिटन स्टेटमेंट लगेगा, एक रिटन स्टेटमेंट लगेगा, बट ध्यान रखना है कि ये एसर्टेनेबल मनी होना चाहिए, एसर्टेनेबल मनी, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, तो वहां पे एक रिटन स्टेटमेंट लगेगा एंड फाइनली आपका ये क्लियर हो जाएगा। इक्विटेबल सेट ऑफ, इक्विटेबल सेट ऑफ का मतलब डिफेंडेंट क्लेम सेट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ अनएसर्टेन्ड सम ऑफ मनी where the claim arise of same transaction, that such set off is known as equitable set off. Generally suit emerges from cross demands in the same transaction, and this doctrine is intended to save the defendant from having to take recourse of a separate cross suit. यानी यहाँ पे
क्रॉस डिमांड आ रही है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है दैट इज एसर्टेनेबल मनी के बजाय अनएसर्टेनेबल है, अनएसर्टेनेबल मनी है। मैम समझ नहीं आया अनएसर्टेनेबल कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल ए और बी, ठीक है, ए को पर्टिकुलरली क्या हुआ, ये बेसिकली बिजनेसमैन है, ठीक है, और बी क्या है, प्रॉपर्टी डीलर है। बी प्रॉपर्टी डीलर है, लेट्स से ए उसका क्लाइंट है। चलिए जी, अब हुआ क्या है वो समझिए, बी और ए, ठीक है, बी ने ये कमिट किया था कि ये जो हाउस है बेसिकली ए को दिलवाएगा। अब चूंकि ये प्रॉपर्टी डीलर है तो इसका क्या बनता है, कमीशन बनता है। भाई प्रॉपर्टी डीलर है तो कमीशन बनता है। तो बी और ए के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए इसको खरीदेगा, बी इसको सेल करेगा। चलिए, अब हुआ क्या, प्रॉपर्टी के पेपर्स में बाद में कुछ गड़बड़ निकली। दैट मीन्स प्रॉपर्टी के पेपर्स को लेके कुछ गड़बड़ निकली, ठीक है जी। भाई बी प्रॉपर्टी डीलर है, अल्टीमेटली बी का थोड़ी ना है, वो तो सिर्फ डील करता है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, प्रॉपर्टी के पेपर्स पे कुछ गड़बड़ निकली, कुछ और क्लेम्स आए। तो ए ने क्या किया कि मेरे को एक परफेक्ट टाइटल नहीं मिल रहा है, इसीलिए ए ने सूट फाइल कर दिया बी के अगेंस्ट में। ए ने सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट में। अच्छा, ए ने सूट फाइल किया तो डेफिनेटली ए को हम बोलेंगे प्लेंटिफ और बी को बोलेंगे डिफेंडेंट। चलिए जी, तो प्लेंटिफ बेसिकली क्लेम कर रहा है कि मुझे तो ये घर चाहिए था, अल्टीमेटली मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को कोई दूसरा प्रॉपर्टी लेना पड़ा एट द हायर प्राइस। चलिए, इन दैट केस अगर ए सूट फाइल करता है तो बी भी बोलेगा ना, सर मैंने घर नहीं बेचा तो एट द सेम टाइम मेरा भी तो कमीशन रह गया। भाई मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं, अगर मैं जितना सेल करता उस पर एक सर्टेन परसेंटेज कमीशन मिलता। तो यहाँ पे सेम ट्रांजैक्शन है, क्या मनी एसर्टेनेबल है? नहीं। क्यों? बिकॉज ये ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया, इसका वैल्यू अभी नहीं पता, तो मनी एसर्टेनेबल नहीं है। बट एज सून एज पॉसिबल ये एसर्टेनेबल होगा तो दूसरे वाले का भी तो शेयर निकलेगा ना। भाई 10 लाख की प्रॉपर्टी है, अगर 10% कमीशन का होता है तो 1 लाख एक का बी का भी शेयर निकला, तो 10 लाख और 1 लाख 9 लाख रुपए का ही सेटलमेंट होना है। इसीलिए लिखा हुआ है कि अगर सेम ट्रांजैक्शन से आपका सेटलमेंट होना है तो वहां पे इक्विटेबल सेट ऑफ बोलते हैं। एंड इन दैट केस ध्यान रखना है अनएसर्टेनेबल मनी था, शुरू में क्या है अनएसर्टेन्ड सम ऑफ मनी है, तब आपका यहाँ पे इक्विटेबल सेट ऑफ होगा। रादर देन बी दूसरा केस करे, उसको बोला यहीं पे तुम जो है सेट ऑफ कर लो। क्या ये बात समझ आती है? इज दिस ओके? अच्छा, काउंटर क्लेम, काउंटर क्लेम काफी हद तक सेम है। काउंटर क्लेम अगेन कौन बताता है? ऑर्डर नंबर 8, लेकिन यहाँ पे रूल 6A है। ऑर्डर नंबर 8 रूल 6A सिविल प्रोसीजर का बेसिकली काउंटर क्लेम की बात करता है। ध्यान देना है, अगर काउंटर क्लेम या सेट ऑफ का बेसिकली नहीं कॉन्सेप्ट होगा ना, तो अदर पार्टी दैट इज द डिफेंडेंट वो फिर दूसरी जगह लिटिगेशन करेगी, फिर प्रोसेस बढ़ जाएगा। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि एक ही बार में लेना देना पूरा हो जाए, नेट ऑफ करके जो सेटलमेंट है वैसे हो। तो लिखा हुआ दिस रूल परमिट्स डिफेंडेंट टू सेट अप द क्लेम एज अ काउंटर टू द क्लेम ऑफ प्लेंटिफ व्हिच अरोज बिटवीन द पार्टीज। दिस रूल इज एप्लीकेबल इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक पार्टी पॉलिसी फर्स्ट टू मिनिमाइज लिटिगेशन बिटवीन द पार्टीज। ठीक है ना, आपको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। क्या आपको मिनिमाइज करना है? लिटिगेशन। तो यहाँ पे बहुत ही छोटा सा है ये काउंटर रूल 6A जो ये बात करता है कि आपको, चूंकि पर्पस क्या है, लिटिगेशन को हमको मिनिमाइज करना है, टू मिनिमाइज लिटिगेशन, टू मिनिमाइज लिटिगेशन। अब क्या फॉलो कर रहे हो? काउंटर क्लेम, काउंटर क्लेम करना अलाउड है। काउंटर क्लेम अगर अलाउ नहीं करेंगे तो ये जो डिपेंडेंट भाई साहब हैं ये अलग से केस करेंगे, फिर लिटिगेशन बढ़ेगा, तो वहां पे आप काउंटर क्लेम अलाउ करते हो। ठीक है, ये बात समझ आती है? तो अभी हमारा मेजर पार्ट हो चुका है। नाउ वेरी लेस पार्ट इज रिमेन्स, इंजंक्शन, लिटिल बिट अबाउट द अपील्स, ये बाकी है। मेजर पोर्शन जो था वो हमने कंप्लीट किया। ध्यान रखिएगा टर्मिनोलॉजी, चाहे वो ऑर्डर, डिग्री, जजमेंट हो, सेक्शन नंबर के साथ जितना लिखाया है ये हैंड रिटन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर वहां पे पूछ लेते हैं, तो ये आपको याद करना होगा।
चलिए दैट्स इट फॉर द डे. रिमेनिंग पोर्शन वी विल कंटिन्यू इन द कमिंग लेक्चर. थैंक यू.